नमस्कार, हम हाजिर हैं एक बहुत ही खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर। जनादेश 5 प्रदेश। जैसा आप सभी जानते हैं कि नए साल की आहट के साथ ही देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। यानी साल 2017 की शुरुआत में ही देश के 5 अहम राज्यों में चुनाव की शुरुआत होगी। इन्हीं चुनाव से जुड़ी हर खबर, राजनीतिक दलों की विसात और नेताओं की हर एक वादे आपके सामने लगातार हम लेकर आते रहेंगे, इन राज्यों में सरकार के गठन तक। और पिछले हफ्ते हमने बात की थी उत्तर प्रदेश की चुनावी विसात की। अपने इसी कार्यक्रम जनादेश 5 प्रदेश में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 और राज्यों की राजनीतिक इस वक्त की तस्वीर। ऐसे 2 राज्य हैं जहां अभी एनडीए सत्ता में है। एक तरफ मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का चेहरा दांव पर है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर का दारोमदार सब कुछ टिका है कि आखिर कैसे फिर से उनकी सत्ता में वापसी होती है नहीं। यानी हम बात कर रहे हैं पंजाब और गोवा, जहां पर दोनों ही राज्यों में भाजपा सत्ता में है और दोनों ही राज्यों में कांग्रेस सत्ता में वापसी की पुरजोर कोशिश कर रही है। साथ ही इन दोनों ही राज्यों में एक तीसरा राजनीतिक फैक्टर भी उभर कर सामने आ रहा है, वो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी। यानी चुनावी महासंग्राम पंजाब और गोवा दोनों ही राज्यों में काफी दिलचस्प रहने वाले हैं। दोनों राज्यों पर होगी विस्तार से बातचीत। दोनों राज्यों पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं और उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने जी, इसके अलावा दूसरे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आप दोनों से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर पंजाब का चुनावी महासंग्राम है क्या। तो बिल्कुल आज हम पहले बात करेंगे पंजाब के चुनावी महासंग्राम की। तो पंजाब का चुनावी महासंग्राम अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करता है, क्योंकि 10 साल तक लगातार भाजपा और अकाली गठबंधन वहां पे सत्ता में है और ये अपने आप में तमाम चीजें बताता है। लेकिन अभी किस स्थिति से पहले 2012 के लिहाज से बात की जाए तो कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो वहां पर अकाली दल को 56 सीटें मिली थी और उसके सहयोगी भाजपा ने 12 सीटों पर कब्जा जमाया था। जबकि 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के तौर पर 46 सीटें हासिल करने में कामयाब रही थी। तो ये 2012 की तस्वीर है और निर्दलियों ने भी 3 जगहों पर अपनी सीटों को सुरक्षित करने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन 2012 से 2014 के जो लोकसभा चुनाव के नतीजे में अगर देखी जाए तो एनडीए को वहां पर 6 सीटें मिली थी, कांग्रेस 3 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन एक नया समीकरण जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी, उसने 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी 2014 के लोकसभा चुनाव में। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है और किस प्रकार से 2012 से 2014 और अब जो कि 2017 की एक चुनावी बिसात बिछने लगी है, वहां का क्या कुछ चुनावी हाल है, इस बारे में बात करने के लिए 2 मेहमान लगातार मौजूद है। जगदीश, आपको लगता है कि क्या कुछ चीजें हैं अभी के इस वक्त के पंजाब की सियासी जमीन पे जो कि निर्णायक साबित होने जा रही हैं? देखिए, जैसा आपने कहा कि अकाली भाजपा गठबंधन सरकार के अलावा कांग्रेस एक बड़ा विपक्षी दल है जो सत्ता में रहा है लंबे समय, लेकिन लंबे समय से सत्ता से वो बाहर है जी। ध्यान रखने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी का एक तीसरा कोण है। कुछ छोटी पार्टियां भी जो दोनों में से किसी कांग्रेस के साथ या आम आदमी पार्टी के साथ अलाइन हो रही हैं, अभी ऐसी एडजस्टमेंट की कोशिशें हो रही है। बहुत ये ध्यान रखने वाली बात है कि कांग्रेस से भी लोग फूटे हैं और अकाली दल से भी लोग फूटे हैं। उन्होंने अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए हैं। थोड़ा सा हौच-पौच सीन दिखाई देता है, अस्त व्यस्त सा दिखाई देता है। लेकिन 2012 का जब लोक विधानसभा का चुनाव हुआ था तब भी अकाली और भाजपा गठबंधन के जीतने की बहुत उम्मीदें नहीं लगाई जा रही थी। बड़ा नेट टू नेट एक तरीके से नेट टू नेट था और उसके बावजूद जो है वो ये गठबंधन सत्ता में आया। इस गठबंधन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत तगड़ी है, ये सब एकदम जाहिर है उससे। और हाल के दिनों में आम आदमी पार्टी के वहां प्रवेश से, खासतौर पे 2014 में लोकसभा सीटें जीतने के बाद से जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने वहां कोशिश की है पैर जमाने की, तो आम आदमी पार्टी का सारा जो अभियान है वो अकालियों के खिलाफ है, खासतौर पे अकालियों के खिलाफ है। और अकालियों के खिलाफ जो प्रचार है उसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत बढ़ा चढ़ाकर और बहुत झूठ के आधार पर खड़े किए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक झूठ की भी प्रचार में सीमा होती है। पंजाब जैसे राज्य में नशाबंदी निश्चित ही है, वो कोई आज की समस्या नहीं है, बढ़ रही है, कम भी हो रही है।
तो मेरा मानना है कि जो पिक्चर अभी हमको दिख रहा है, प्रचार से हमको नहीं जाना चाहिए, ग्राउंड रियलिटीज देखनी चाहिए कि इस सरकार ने कोई डेवलपमेंट के काम किए हैं, उसका लाभ उसको निश्चित मिलने वाला। रामकुमार जी, आपको लगता है कि एक तो हो गई चीज प्रचार की और एक हो गया कि अंडर करेंट जमीन पे क्या चीजें चल रही हैं, इन दोनों के बीच में आपकी अपनी समझ क्या कहती है, कहां पे इस वक्त चुनावी बिसात बिस्ती नजर आ रही है पंजाब में? देखिए, इस बार का जो चुनाव है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, गोवा भी हो और आगे इसके आने वाला गुजरात भी, ये कम से कम ये स्टेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ शायद पहली बार एक नया समीकरण आपको देखने को मिलेगा जो अब तक शायद नहीं था। क्योंकि देखिए, पार्टियां बहुत सारी खड़ी हों उससे मतलब नहीं होता, मुख्य लड़ाई किसमें होती है। जैसे कि गोवा में भी था, आप फैक्टर जिसका जगदीश जी ने भी जिक्र किया था, वो उस तरह की पार्टियों में से नहीं है, या हो सकता है रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन वो एक प्रतिद्वंदी के रूप में दिख रही है इन जगहों पर। तो कहने का अर्थ है जैसे कि उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है आजादी के बाद कि 3.5 पार्टियां, मैं जो 3.5 कहता हूं इस लिहाज से कि 3 तो उसमें से हैं, चौथी जो पार्टी कांग्रेस है वो शायद इतनी आश्वस्त नहीं को सत्ता में आ जाएगी, लेकिन वो लड़ रही है। लेकिन 3 पार्टियां, त्रिकोणीय संघर्ष जो है वो, उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ये उस तरह छोटी मोटी पार्टियों की तरह है। मुख्य लड़ाई कांग्रेस और, जैसा हमेशा पंजाब में रहा, अकाली और कांग्रेस के बीच होता रहा है। पिछला एक्सेप्शन था कि अकाली 2 बार आ गए, वरना हमेशा ये रहता है 5 साल में एक बदलाव, 5 साल में एक बदलाव होता रहा। तो अब जो गुजरात में भी पहले ऐसे ही होता था, लेकिन बाद में गुजरात में क्या हुआ कि मोदी के जाने के बाद सारा समीकरण चेंज हो गया, लगातार एक आई। तो देखिए, तीसरी बार कोई एक पार्टी वापस सत्ता में आ जाए, इसमें आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन नाउम्मीदी भी नहीं है। कारण यह है कि जो तीसरा फैक्टर जा रहा है, देखिए अगर उसकी शुरुआत क्या है, आप कहां किसको कमजोर करती है। अभी तक का जो इसका इतिहास रहा है वो किसी रीजनल पार्टी से सीधे नहीं टकराती है, वो एक कांग्रेस। जहां भी, जैसे अभी तक तो दिल्ली ही एक उदाहरण है जहां पे उसको कांग्रेस को पूरा का पूरा मिला और नतीजा क्या हो, कंसंट्रेट हो गया। और बीजेपी अच्छा वोट परसेंट लेने के बावजूद हार, वो बहुत कम सीटें उसकी मिली, बट कांग्रेस 0 हो गई। तो पंजाब में क्या होगा, अब पंजाब में वो कांग्रेस से न लड़ करके उनकी लड़ाई सीधे अकाली दल से है, लेकिन कांग्रेस भी वहां एक मजबूत उसमें है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो अकाली दल पर कंसंट्रेट करेंगे, उनको कांग्रेस के खिलाफ भी वो लड़ाई लड़नी है। तो इस त्रिकोणीय संघर्ष में कहीं ऐसा तो नहीं कि अकाली दल का फायदा हो जाए कि जो उसकी एंटी इनकम्बेंसी है, जैसे अगर मान लीजिए कि सीधे सीधे कांग्रेस और उसकी टक्कर होती, तो एडवांटेज कांग्रेस, निश्चित तौर पर एडवांटेज कांग्रेस को थी। लेकिन चूंकि तीसरा फैक्टर आ चुका है, इसलिए ये कहना, मैं बता रहा हूं, कोई फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये तो सच बात है कि आज के समय में करना बहुत मुश्किल है। जगदीश जी, आपको लगता है कि जो बात लगातार कही जा रही है, खबरें सुर्खियां बन रही हैं कि कोई भी दल हो, गठबंधन हो, वहां पे अंदर खाने जो भितरगात या रूठने मनाने की जो सिलसिला चल रहा है, वो अपने आप में बड़ी चीज है। एक बड़ा मामला नवजोत सिंह सिद्धू को भी लेकर है। आपको लगता है कि इस सब चीजों के बीच में क्या ये एक फैक्टर भी काम करता नजर आएगा, या अपने आप में महज एक सुर्खियां भर है? नहीं, देखिए, सिद्धू का फैक्टर काम करता अगर उसी समय उन्होंने कोई एक्शन ली होती। जिस तरह से वो लगातार अपने निर्णय बदलते रहे या स्थगित करते रहे, सिद्धू अनिर्णय की स्थिति में रहे, जिसके कारण उनके साथी भी छोड़ गए। बैस ब्रदर जो उनके साथ हुआ करते थे आम आदमी पार्टी के साथ, उन्होंने, उनकी एक पार्टी है हमसफर क्या, इंसाफ पार्टी, उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन कर लिया है। तो उनका साथ कोई नहीं है, वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं सिद्धू, उनकी पत्नी कांग्रेस में चली गई हैं, और अमरिंदर सिंह कहते हैं कि वो कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। तो सिद्धू फैक्टर और उसका कोई अगर इम्पैक्ट होना था पंजाब में, वो समाप्त है, उसका कोई असर होने वाला नहीं है। भाजपा पर या भाजपा अकाली दल गठबंधन पर उसका नकारात्मक प्रभाव होता अगर सिद्धू उसी समय निर्णय कर लेते, लेकिन अब उसका कोई असर मुझे लगता नहीं है। कांग्रेस को भी वो कितना लाभ पहुंचा पाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कल तक जो नेता बीजेपी के पक्ष में देश भर में रैलियां करता घूम रहा था, वो कांग्रेस के पक्ष में किस मुंह से बोलेगा और लोग उसको कितना विश्वास करेंगे। आपकी साख दांव पर लग जाती है। तो कांग्रेस तो अपने बूते पर लड़ रही है। और ये बात रामकृपाल जी ठीक कह रहे हैं कि ये जो तीसरा कोण है आप वाला, ये किसको नुकसान पहुंचाता है। अगर इसने कांग्रेस के वोट काटे तो निश्चित ही भाजपा अकाली दल गठबंधन, खासतौर पे उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल जो है, पिछले चुनाव में भी उनका चुनावी प्रबंधन, चुनावी कौशल
बहुत काम आया और उसकी बहुत चर्चा भी हुई और माना यह जाता है कि सरकार ने डेवलपमेंट का काम पंजाब और अकाली पंजाब सरकार ने नहीं किया, ऐसा नहीं है, पर्याप्त काम हुआ है। लेकिन एक समस्या अभी हाल के 2 साल में जब से आम आदमी पार्टी गई है, नशाबंदी को लेकर उठा ली गई है, उससे ऐसा लगता है कि पंजाब में कुछ हुआ ही नहीं है। जो लोग पंजाब, मैं भी पंजाब जाकर आया 2-3 बार, तो माहौल कुछ है, ग्राउंड रियलिटीज कुछ है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो उपस्थिति वहां पर है, अगर उसने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया तो निश्चित ही भाजपा अकाली गठबंधन के माने में कहूंगा बल्ले बल्ले है। बिल्कुल, और ये बल्ले बल्ले किसके खाते में जाएगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जनता जनार्दन ही जनादेश तय करेगी, और वो कब तय करेगी, जब चुनाव की तारीखें आएंगी, जब मतदान होगा और नतीजे आएंगे। लेकिन हम लगातार इस मुद्दे पे तमाम सियासी बातों पर बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आज देश काले धन के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है। डीमोनेटाइजेशन यानी पुराने 1000 और 500 के नोटों पर पाबंदी, जो कि काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ एक जंग है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग अपने काले धन को बदलने के लिए भोले भाले लोगों के बैंक अकाउंट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नए बेनामी कानून के अंतर्गत ऐसे लेन देन करने वालों को 1 से 7 वर्ष की सश्रम कैद व ऐसी गैर कानूनी राशि को जब्त भी किया जा सकता है। याद रहे, आयकर विभाग इस तरह की तमाम गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। इस अपराध में भागीदार न बने। एक सच्चे भारतीय की तरह काले धन के खिलाफ इस जंग में आगे आएं, देश को मजबूत बनाएं। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नगद रहित लेन देन से लिखे नए भारत की कहानी। सब हिंदुस्तानी चुन रहे आसानी, भुगतान करे, खरीदारी करे या टिकट बुक कराए, ऐसे सारे काम डेबिट कार्ड और मोबाइल बैंकिंग से हो जाए। नगद रहित फायदों की कीमत सबने है पहचानी, सब हिंदुस्तानी। चलिए हम सब नगद रहित लेन देन की दिशा में आगे बढ़ें और आज ही नगद रहित बैंक सेवाओं का इस्तेमाल शुरू करें। अपना समय बचाएं और जीवन आसान बनाएं। भारतीय बैंक संघ तथा वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। अरे जग्गू, कल चाय पर आ रहा है ना? नहीं यार, घनसू कुछ दिन से पीछे पड़ा हुआ है आधार बनवाने के लिए। इस उम्र में क्या जरूरत है आधार बनवाने की? आधार से तो मैंने बैंक खाता, सब्सिडी सीधे मेरे खाते में आ जाती है। यही नहीं, जो मेरे यहाँ शांति काम करती है ना, उसे भी आधार से विधवा पेंशन मिलने में आसानी हुई है। आप उम्र के किसी भी पायदान पर हो, आधार आपको सरकारी एवं गैर सरकारी सुविधाओं को पाना आसान बनाता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनादेश 5 प्रदेश और चुनावी महासंग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं पंजाब की। 2 खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने और रामकृपाल सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रामकृपाल जी, आपको लगता है कि क्या जो एक उभार 2014 में जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी आम आदमी पार्टी की पंजाब में देखने को मिला, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति करने का दावा किया गया, जिन लोगों ने पंजाब की जमीन पे आम आदमी पार्टी की सियासत को सींचा, आज वही लोग ऐसे उनके खिलाफ खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। और जिस प्रकार की राजनीति करने की बात की जा रही थी, साहब भ्रष्टाचार दूर करेंगे, और वही भ्रष्टाचार के आरोप आज केजरीवाल पे लग रहे हैं। इस सब चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं जनता जनार्दन क्या निर्णय करती है इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जाहिर सी बात है, जो आपका बेसिक सवाल यही है कि 2014 बल्कि 2012 कहिए, 2012 से जो एक आंदोलन शुरू हुआ था और 2014 में जिस तरह से जो रिजल्ट नतीजे आए लोकसभा के चुनाव के, वो 2014 का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रदेश के चुनावों में भी
केंद्र की जो भूमिका रही है उसका भी बहुत बड़ा एक उसके नतीजे पर असर था। मध्य प्रदेश और राजस्थान, शिवराज सिंह चौहान और गहलोत जी, गहलोत जी ने इतना खराब काम नहीं किया था जो उनकी स्थिति हुई। वो यूपीए की जो के खिलाफ एक जनता का गुस्सा था, तो इसलिए अब सिर्फ केंद्र को ही नहीं, वो है सिर्फ स्टेट को ही नहीं देखना चाहिए। केंद्र में जो सरकार है वो अच्छा कितना काम कर रही है, वो कितनी पॉपुलर है या कितनी अनपॉपुलर है, इसका भी एक असर पड़ता है। तो ये मैं कह रहा हूं कि अब जो राज्यों के भी चुनाव होते हैं वो प्योर केवल स्थानीय समीकरण पे नहीं होते। मैंने आपको बिल्कुल अभी जैसे पंजाब, ये आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश को उदाहरण दिया। गहलोत जी इसलिए नहीं हारे कि उनके खिलाफ जनता वहां की बहुत नाराज थी, वो यूपीए का गुस्सा था, वो वहां के राज्यों को भी वो करना पड़ा। यही महाराष्ट्र में हुआ, यही पर यहाँ पे हुआ, और ये बहुत सर। तो अब जो कुछ भी केंद्र सरकार कर रही है, अभी तक जो चीजें आ रही है कि केंद्र सरकार को लेकर के जो इनकी पॉलिसीज हैं, कॉमन मैन का जो कुछ भी आ रहा है, एक सकारात्मक ट्रेंड है। 2.5 साल के जो सरकार हुई है, यूपीए में भी 10 साल में 7 साल लोगों ने मनमोहन जी को पूरा समर्थन दिया था। आखिरी 2.5 साल 3 साल जो हुए हैं वो हुआ है, वरना दोबारा वो 5 साल के बाद फिर जीत करके आए थे। तो मेरा ये कहना है कि जो कोई एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत स्टेट लेवल पर होती है, अगर केंद्र में जो सरकार उससे साझीदार है, अगर वो कोई अच्छा काम कर रही है, तो आप ये मान लीजिए कि स्टेट की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो थोड़ा बहुत उससे कम भी हो सकती है। जगदीश जी, राम गोपाल जी जो बात कह रहे हैं कि अगर 2.5-3 साल का ये कार्यकाल देख लिया जाए केंद्र की सरकार का, विकास के तमाम कामों को वहां पे एक शुरुआत की गई, राज्य के अपनी सरकार के भी कुछ कामों का जिक्र हो ही रहा, लेकिन फिलहाल के अगर लिहाज से बात की जाए, जो 500 और 1000 के नोटबंदी की बात हो, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे चीजों, क्या इन सब चीजों का भी इस बार के विधानसभा चुनाव में आप असर देख रहे हैं जो केंद्र से कहीं ना कहीं एक ताल्लुक रखते हैं? देखिए, नोटबंदी का जो असर फिलहाल दिख रहा है वो उत्तर प्रदेश, बिहार में ज्यादा दिख रहा है जी। जो लाइनें, क्यू और मारामारी पैसे निकालने की, बाकी किसी राज्य में, अभी मैं दक्षिण में घूम कर आया, पंजाब में अभी शुरू में 2-3 महीने पहले गया था, पंजाब में भी कोई बहुत क्यूज नहीं दिखाई देती है। किसानों को बीज के लिए जो व्यवस्था कर दी गई उससे बहुत सारी चीजें हल हुई है, लेकिन नोटबंदी में समस्या पैसे निकालने को, तकलीफ लोग बर्दाश्त करने को तैयार है, क्योंकि इन प्रिंसिपल सिद्धांततः लोग इस कदम के साथ हैं। लोगों को लगता है कि हाँ, करप्शन बंद होना चाहिए, काला धन रखने वालों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अगर ये ज्यादा खिंचा तो इसका उपयोग विपक्षी दल कर पाएंगे, इसकी बहुत संभावना नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्री ने कहा है कि अभी कुछ दिनों में और इस मंथ के एंड में वो समस्या ठीक हो जाने वाली है। पंजाब में उसका बहुत असर नहीं दिखाई देता है। आम आदमी पार्टी के संदर्भ में एक बात मैं कहना चाहूंगा, 2015 के और मिडिल में, मध्य में मैं पंजाब गया था, बॉर्डर एरिया तक गया था जी। उस समय लोग आम आदमी पार्टी का नाम लेते थे, मानते थे कि आम आदमी पार्टी में सत्ता में आने की कुव्वत है जी। लेकिन साल भर बाद अभी मैं फिर गया था इस साल के शुरू में जी। अब वो रुख बदल गया। सामान्य आदमी कहता है कि ये भी वैसे ही निकले, तो इसका अर्थ है कि इस पार्टी ने शुरू में जाकर जो साख बनाई थी वो साख अब नहीं धूमिल होती नजर आ रही, क्योंकि खासतौर से वो लोग भी जो उनके साथ खड़े थे आज वही सवाल खड़े कर रहे हैं। एक चीज मैं जोड़ दूं जो मैं नहीं कह पाया, आपने चूंकि आप पार्टी का कहा था, जो जगदीश जी कह रहे हैं उसी का आगे, 2012 में जो जनता इकट्ठा हुई थी अन्ना हजारे के साथ या आपके साथ, जो उम्मीद उसकी थी जी, वो एक था बेसिकली करप्शन के खिलाफ लड़ाई का। वो झंडा 2014 में मोदी ने उठा लिया, और चलिए उस तरह नहीं, लेकिन 2016 के आते आते आज ये लकीर साफ हो गई कि वो उसमें, देखिए, आम आदमी इस बात को तो बात करता है कि इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें हुई, जो भी हुई ठीक है, लेकिन नोटबंदी किसी न किसी रूप से उसके खिलाफ एक कदम तो है, ये लोग मार रहे हैं। तो जो झंडा आपके नाते या किसी अन्ना हजारे के उस शिष्य के नाते जो केजरीवाल ने जो उठाया था, जिससे लोगों को उम्मीदें थी, वो अगर कोई भी, क्योंकि देखिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण यह होता है कि वो काम कौन कर रहा है। तो आज कहीं ना कहीं से मैं मानता हूं यही प्लस पॉइंट है कि आज वो मोदी जी के इस एक्शन को वो एक पॉजिटिव मान रहा है, और कहीं ना कहीं से इसमें आप पार्टी जिन चीजों को लेकर के चली थी उसमें तमाम था कि क्या क्या जो उनके नारे थे, करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, लोकपाल और फलाना ठिकाना, वो सब सारी चीजें पीछे हो गई हैं। तो मैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कोई वो नहीं करता,
आप पार्टी में वो धार नहीं है, लेकिन मैं कहूं कि आप पार्टी एकदम पंजाब में बिल्कुल नहीं होगी या किसी और पार्टियों की तरह हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आप एक फैक्टर है, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो फैक्टर जैसा 6 महीने पहले था, अब वो उससे बहुत कम होता हुआ दिख रहा है। जगदीश, आपको लगता है कि अगर पंजाब के सियासी मुद्दों के लिहाज से बात की जाए तो ड्रग्स का मुद्दा बहुत ज्यादा वहां पे उसके बारे में बात होती है, तमाम प्रकार के आंकड़े भी दिए जाते हैं। अगर पंजाब के लिहाज से बात की जाए तो हाल फिलहाल के लिहाज से सतलुज यमुना नहर का मुद्दा भी एक तरीके से गरमाया हुआ है। आपको लगता है कि इस प्रकार के जो जमीनी मुद्दे वहां पे हैं, किस प्रकार से सियासी खेमेबाजी करते नजर आ रहे हैं, या जनता के बीच में जाते समय राजनेता इन मुद्दों को कैसे टैकल करेंगे? देखिए, जो पंजाब के हित के मुद्दे हैं, सतलुज यमुना लिंक नहर वाला मुद्दा, उसको इस सरकार ने बहुत ठीक से टैकल किया है। पंजाब के हितों के लिए अब भाजपा के पंजाब के नेता हरियाणा के भाजपा के नेताओं माने हरियाणा सरकार के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि राज्य के हित छोड़ने को कोई तैयार नहीं। हरियाणा के भी और भाजपा के जो सरकार के मंत्रियों ने पंजाब के नेताओं के और विरोध में बयान दिए हरियाणा के हित को लेकर। पार्टी में एक ही है, लेकिन राज्य के हित के मामले में सरकार ने, अकाली भाजपा सरकार ने ठीक स्टैंड लिया है, उसका उनको लाभ मिलेगा। नशाबंदी का मुद्दा आज के चुनाव का नहीं है, और जो नए आंकड़े बताते हैं कि नशाबंदी से ज्यादा नशा मुक्ति का अभियान प्रभावी हो रहा है, क्योंकि सिर्फ सरकार ही नहीं, दूसरे तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं हम बात कर रहे हैं समय समय स्क्रीन पे आप मुद्दों का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, तो काला धन, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, रोजगार और एंटी इनकम्बेंसी और ड्रग्स जैसे जो मुद्दे हैं, कम से कम जो शुरुआती समय में निकल के आ रहे हैं, उन्हीं मुद्दों का हम जिक्र भी कर रहे हैं। अपनी बात रख सकते हैं। ड्रग्स पंजाब में बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये देश भर में बड़ा मुद्दा है। अगर आप देखेंगे ये पंजाब तक सीमित नहीं है, ये फैल रहा है और पंजाब में ध्यान में आ गया, चूंकि एक बड़े पैमाने पर मीडिया ने इसको हाईलाइट किया, सरकारों के ध्यान में आ गया, तो ये पिछले कई वर्षों का मुद्दा है। लेकिन अब इसमें कमी आ रही है, इसमें रोक डाली जा रही है, क्योंकि समाज को भी ये बात लगता है कि उसके जवान लड़के अगर नशेखोरी में लग जाते हैं तो प्रोडक्टिविटी और सब चीजें, साख प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती है। तो वो चीजें इकट्ठा असर कर रही हैं, और उसका लाभ सिर्फ नशाबंदी के आधार पर कोई पार्टी चाहे कि सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़कर जीत जाए, ये संभव नहीं है। रामगढ़ जी, आपको लगता है, क्योंकि अगर पंजाब की बात की जाए तो हरित क्रांति के अगवा प्रदेश के तौर पे एक पहचान रही है, और अभी तक उन सब चीजों में कोई बहुत कमियां बढ़ोतरी उस हिसाब से नहीं रही, लेकिन फिलहाल कृषि की नीतियों के लिहाज से बात की जाए, किसानों की स्थिति परिस्थिति के हिसाब से बात की जाए, उन सब चीजों के मद्देनजर आप किस प्रकार से देखते हैं सरकार के आकलन को, कि क्या कुछ कोशिशें की हैं सरकार ने, राज्य सरकार ने, और कितनी वो कामयाब कारगर नजर आई? आज की तारीख में कोई भी सरकार जनहितैषी काम किए बिना वो सरवाइव नहीं कर सकती। सबका कंपल्सन है, लेकिन जैसा ये है कि वो जनता के लिए काम करते हुए बाकी जो चीजें होती हैं, जो बाकी मुद्दे होते हैं, जैसे यही ड्रग वाला मुद्दा है। एक बेसिक बात बता दूं, जनता उस चीज से परेशान होती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भौगोलिक उसकी उस संरचना से भी जुड़ी होती हैं। बॉर्डर स्टेट्स जो होती हैं, उनको कई तरह के ऐसे असामान्य परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जो हिंदुस्तान के हृदय प्रदेश में बैठे हुए प्रदेशों को नहीं होता। पंजाब आज से नहीं, पंजाब हमेशा से, आप देखिए, विस्थापित हुए हैं वहां से। कच्छ से लेकर के कश्मीर तक का जो इलाका था, सारे हमले यहीं से होते रहे। हमेशा ये लोग उजड़े, हमेशा कठिन परिस्थितियों से गुजरे हैं। और बॉर्डर स्टेट होने के नाते आप जानते हैं हमारा पड़ोसी कौन सा है, कहां से सारी ड्रग्स की होती हैं। तो ये ठीक है, लेकिन कई बार लोगों को अपने स्टेट की प्रतिष्ठा भी बहुत मायने रखती है। अगर आप जो सच्चाई से बहुत ज्यादा उसकी प्रतिष्ठा को गिराते हैं, तो अंदर से एक वो उसके खिलाफ भी आता है कि नहीं, हमारी इमेज इतनी खराब नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मेरे पास कोई पैमाना ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, ये मुद्दे नहीं होते। देखिए, आज की तारीख में आज की दुनिया सिमट के छोटी हो रही है। पहले जो स्टेट का जो, आप ये भूल जाते हैं हम लोग कि 65% जो यूथ है, अब वो यूथ जो है वो स्टेट के नहीं देखता, अब वो सेंटर मुंबई, दुबई, संघाई, अब उसके होराइजन यूनिवर्स उसका बड़ा हो चुका है। वो अपने कैरियर को, तमाम चीजों को लेकर के, इसलिए राज्य भी है, लेकिन राज्य की सीमाएं, उसके जो उसका जो महत्वाकांक्षाएं हैं, अगर उसकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने के लिए राज्य की सीमाएं कहीं टूटती हैं तो तोड़ता भी है, और ये अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम लोग अभी नहीं करते, क्योंकि हम जब राज्य का इलेक्शन करते हैं तो हम 20 साल पुराने के समीकरण उठाते हैं, नाली के वो ठीक हुई कि नहीं ठीक हुई। बच्चा जो है आज वो मोबाइल पे है, डिजिटल रिवॉल्यूशन है, आज उसकी भी अपेक्षा वही है
कि वो बड़े सपने देख रहा है जहां स्टेट कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है जी। तो उसका जो उसके पिताजी के लिए बड़े स्टेट कॉन्ट्रडिक्शन हो, वो स्टेट कॉन्ट्रडिक्शन है लेकिन उससे काफी ऊपर उठ चुका है जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जब मैंने कहा केंद्र की नीतियों को, अगर उसको ये लगता है कि आने वाला कौन सी वो पार्टी है जो उसके सपनों के बारे में अच्छी तरह समझती है और उसके सपनों के हिसाब से प्लानिंग करती है, इसीलिए जो बाकी लोगों का फर्क होता है कि मोदी जी क्यों इतने, क्योंकि आपकी एज फर्क नहीं होता, आप कैसे यंग जनरेशन से कितने उसको कनेक्ट करते हैं और कैसे उसको आप कैसे एस्पिरेशन को आप कम्युनिकेट पूरा कर लेते हैं, आपसे उसमें कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। तो ये है कि बहुत सारे फैक्टर्स ये होते हैं, हम उन 65% युवाओं को भूल जाते हैं जो कि सिर्फ स्टेट कॉन्ट्रडिक्शन उनका मुख्य मुद्दा नहीं है, उनके एस्पिरेशंस और सपने कहीं ऊपर उठ के भी होते हैं। जगदीश, आपको लगता है कि हाल फिलहाल के समय की बात की जाए तो अभी पंजाब ने कुछ आतंकी घटनाओं को भी झेला है, किस प्रकार की घटनाएं वहां होती रही हैं, ये सब चीज़ें भी अभी हाल के समय में सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज़ें भी हुई, वहाँ पे इस बात का पंजाब में बहुत जिक्र भी किया गया, वहाँ पे ज़मीन पर लोग बात भी करें इन सब चीज़ों को लेकर। आपको लगता है कि इन चीज़ों के इर्द गिर्द भी क्या कुछ चुनावी मुद्दे सिमटते से नजर आ रहा है? मुझे नहीं लगता कि आतंकवाद जो घरेलू आतंकवाद है, माने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की तो चर्चा हमेशा होती रहेगी क्योंकि वो बाज नहीं आने वाला पड़ोसी हमारा जी, और उसका जवाब देने के लिए पंजाब के देश भर के लोग तैयार है, लेकिन पंजाब बॉर्डर पर है, पहला मुकाबला वही करते हैं, बॉर्डर स्टेट के नाते उन्होंने झेला है, पहला मुकाबला वही करते हैं और वो तैयार भी रहते हैं, मानसिक शारीरिक सब तरह से वो तैयार है इस मामले में। लेकिन जो घरेलू आतंकवाद है, खासतौर पे जो सिख आतंकवाद कभी जिसका एक रौद्र रूप इस देश ने देखा हुआ था, वो उस तरह को उसको उछालने की, उसको फिर से जगाने की कोशिश लगातार पंजाब में होती रही है जी। और आगे भी शायद कुछ छुट पर लोग करते रहेंगे। लेकिन रामकृपाल जी जैसा कह रहे हैं कि जो जनरेशन अब है, जो कि जिसकी वैश्विक महत्वाकांक्षाएं और आकांक्षाएं हैं, उसके लिए ये जो धार्मिक मजहबी आधार पर और ये बातें उनको पसंद नहीं आती है, इसलिए वो जो ग्रुप है जो जगाने की कोशिश करते हैं इस भावना को, वो सफल उनको जगह मिल ही नहीं पाती समाज में। बिल्कुल बिल्कुल। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के उस पार चुनावी जो महासंग्राम है उसमें जो बातचीत है, तमाम जो मुद्दे हैं उसके बारे में विस्तार से ये बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हाँ, चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 500 शहर, एक सर्वेक्षण। स्वच्छता के आधार पर शहरों को आंका जाएगा। सर्वेक्षण के कुछ सवाल: आपका शहर कितना साफ है? क्या शहर में कूड़ेदान है? क्या रोज कचरा इकट्ठा होता है? कचरे का निपटारा कैसे होता है? क्या आपके घर में शौचालय है? शहर में जन सुविधाएं हैं? स्वच्छ सर्वेक्षण 4 जनवरी 2017 से। क्या आप तैयार हैं सफाई के लिए, स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए? स्वच्छ सर्वेक्षण 4 जनवरी 2017 से सर्वेक्षण का हिस्सा बनिए। कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1969 पर। स्वच्छ सर्वेक्षण, एक कदम स्वच्छता की ओर। आज देश काले धन के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है। डीमोनेटाइजेशन यानी पुराने 1000 और 500 के नोटों पर पाबंदी, जो कि काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ एक जंग है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग अपने काले धन को बदलने के लिए भोले भाले लोगों के बैंक अकाउंट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।
नए बेनामी कानून के अंतर्गत ऐसे लेन देन करने वालों को 1 से 7 वर्ष की सश्रम कैद व ऐसी गैर कानूनी राशि को जब्त भी किया जा सकता है। याद रहे, आयकर विभाग इस तरह की तमाम गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। इस अपराध में भागीदार न बने। एक सच्चे भारतीय की तरह काले धन के खिलाफ इस जंग में आगे आएं, देश को मजबूत बनाएं। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और चुनावी महासंग्राम में आज हम बात कर रहे हैं पंजाब की, और पंजाब के मुद्दे पे बात करने के लिए दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जगदीश जी, आपको लगता है कि अगर कांग्रेस की सियासत के लिहाज से बात की जाए तो कैप्टन और अपने आप में भाजपा ग्रुप कहीं ना कहीं लगातार एक दूसरे को पटकनी देने में लगे हुए, क्या ये अंतर विरोध ही कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती के तौर पे भी उभर के सामने आ रहा है? हाँ, यकीनन निश्चित रूप से कांग्रेस में अमरिंदर सिंह को जिस तरह से वो शुरू से फ्री हैंड मांग रहे हैं, और वो जो इंटरनल उनकी पार्टी में आंतरिक गुटबाजी है उसने उसको जकड़ रखा है। दूसरा ये कि आला कमान से भी जिस तरह से उनको फ्री हैंड मिलना चाहिए, हालांकि उन्होंने अभी पहली सूची जारी कर दी है अपने उम्मीदवारों की, अब उसको लेकर भी मरमरिंग और फुसफुसाहट शुरू हो गई है कि ये ऐसे क्यों किया गया, इनको वहां से क्यों टिकट दी गई। लेकिन अगर इसका परिणाम नेता के रूप में वो मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, तो उनकी एक राज्य में अपनी छवि है, तो उस छवि को पार्टी कैसे भुनाती है, ये अभी तक तो ऐसा लगता नहीं है कि आलाकमान अभी भी अमरिंदर सिंह को कंट्रोल करना चाहता है। इसके कारण पंजाब में कांग्रेस को जो लगता था कल तक कि हम इसके दावेदार हो सकते हैं सत्ता के, तो वो उसमें दिक्कत आ रही है। उनको लगता है कि उनके पांव कहीं, उनके जंजीर कहीं बंधी हुई है। तो इंटरनल बिकरिंग पार्टी की अगर दूर नहीं हुई तो कांग्रेस का जो कैंपेन और बड़े दम से ऐसा शुरू हुआ और बड़े बड़े दावों के साथ शुरू हुआ, वो सिरे नहीं चढ़ने वाला। जी, रामकुमार जी, आपको लगता है कि पंजाब के सियासत में दलित कार्ड भी बड़ा जोर शोर से खेला जाता है, क्योंकि लगभग 32% के आसपास एक आबादी का आंकड़ा भी निकल के आता है। आपको लगता है कि हर एक दल ये भी कोशिश करता नजर आ रहा है कि साहब सबसे बड़े हिमायती हम, और कई लोगों ने इस बात की तो घोषणा भी कर दी कि आएंगे तो उप मुख्यमंत्री भी बना देंगे आपके समाज में सही? देखिए, वो तो ऐसा है कि ये सब फैक्टर जहाँ सारे ही लोग गरीबों की बात, जैसे ही चुनाव आता है सब पार्टियां गरीबों, दलितों, पिछड़ों इनकी बातें करती हैं, वो तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है। जी। सवाल इस बात का है कि जो अभी आप ये कह रहे थे कि वो बहुत हद तक कुछ राज्यों को छोड़ दें जहाँ पे बिल्कुल सॉलिड आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक चंक, जैसे उत्तर प्रदेश में है कि चूंकि मायावती जी वहाँ पे एक तरह से वो हैं, तो एक बड़ा चंक उनके साथ जुड़ा हुआ है। जी। लेकिन बाकी राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई कहे कि हमारा एक कॉपीराइट है, पारंपरिक वोट बैंक है। कांग्रेस का कभी पारंपरिक वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन आप देखिए कि पूरे के पूरे उत्तर भारत से जो काऊ बेल्ट कहते हैं, आज हालत यह है कि कांग्रेस सब जगह जहां अल्टरनेट हुआ करती थी वहां चौथे और पांचवें नंबर की पार्टी हो गई है। जी। तो ये अब वो कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरा है। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि पढ़े लिखे उसके तबके में भी हैं। और 2014 का अगर आप देखें चुनाव, 2014 का चुनाव पहला चुनाव था जहां लोगों ने जातीयता, क्षेत्रीयता, धार्मिकता तीनों को तिलांजलि दी थी। तीनों फैक्टर्स थे, लेकिन तीनों से ऊपर उठ करके लोगों ने वोट दिया। जो इतनी सीटें आई हैं, जाहिर सी बात है उसमें दलित का भी वोट रहा है, सारे लोगों का, क्योंकि उसका एस्पिरेशन है। जो दलित यूथ है ना, वो भी अशिक्षित हो रहा है, पढ़ रहा है, विकास की ओर आगे जाने की बात इस पे नहीं जाता है कि देखिए आपने उसने अतीत में देख लिया है कि आपने क्या किया है। तो वो वर्तमान के साथ भविष्य की एक योजना बना के इसमें देखता ये है कि आप उसके लिए भविष्य के क्या सपने बुन रहे हैं जी, उसके आधार पे वो तय करने की नहीं है। फैक्टर ये सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा था कि क्योंकि कांग्रेस के लिहाज से भी आप जिक्र कर रहे थे कैप्टन अमरिंदर का, आपको लगता है कि सभी पे एक भ्रष्टाचार के लिहाज से एक बड़ा मुद्दा पंजाब में बना हुआ है? कैप्टन के ऊपर भी बहुत भ्रष्टाचार के मामले रहे हैं, मुद्दे उछलते रहे, हालिया मुद्दे के लिहाज से भी कई प्रकार की चीजों में नाम आया। आपको लगता है कि ये भी अपने आप में अन्य विपक्षी दलों के लिहाज से एक बड़ा सियासी मुद्दा होगा? हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस को अपनी लड़ाई एक ऐसे नेता के नेतृत्व में लड़नी पड़ रही है जिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। और इस सरकार ने उनकी जांच कराने की भी बात कही है, जो कि हर सरकार कहती भी है। तो उसके चलते अगर करप्शन का इशू, खासतौर पे नोटबंदी ने इसको फिर से जिला दिया है
कि करप्शन के खिलाफ मोदी सरकार अगर लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस अपने एक ऐसे मुख्यमंत्री को, अपने एक ऐसे नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है जिस पर करप्शन के बहुत सारे आरोप हैं, जिसके पनामा पेपर्स में भी जिसके परिवार का उल्लेख कहीं हुआ है, जिसकी बड़ी चर्चा आम आदमी पार्टी ने शुरू में की, अब वो दब गए हैं, अब उसका जिक्र नहीं कर रहे करप्शन के खिलाफ लड़ने वाले लोग। तो मैं समझता हूं कि वो नुकसान है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अगर करप्शन का मुद्दा और नोटबंदी, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की वहां सभाएं होने वाली है, भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह की सभाएं 1-2 हो चुकी है और भी सभाएं होंगी, और अगर काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा ने जो अभियान चलाया है, केंद्र की सरकार ने जो अभियान चलाया है, इसको अगर प्रमुख मुद्दा बना दिया गया और बन गया ये मुद्दा वहां के चुनाव में, तो कांग्रेस को लेने के देने पड़ सकते। जी रामगोपाल जी, एक पंजाब की सियासत से अगर भाजपा के नजरिए से देखा जाए, अमित शाह की रणनीति कितनी वहां पे कारगर साबित हो सकती है जब लगातार वो कोशिश कर रहे हैं संगठन को वहां मजबूत करने के लिए? देखिए, मैं इसमें कह रहा हूं कि जो पंजाब की स्थिति है उसमें जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं, जो वहां की वस्तु स्थिति है, उसमें कोई बंदा बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं कर सकता। आप देखिए फैक्टर क्या है जी। कांग्रेस, जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि अकाली दल और कांग्रेस की लड़ाई है। एक जो पार्टी 10 साल से सत्ता में है, वो कितना भी अच्छा काम करे, उसके खिलाफ कुछ न कुछ एंटी इनकम्बेंसी वैसे भी रहती है जी। अब सवाल इस बात का है कि जो कांग्रेस एक मजबूत दावेदार होती थी अकाली दल के, अब उसमें एक आप पार्टी आ गई है जिसने उसके सटे दिल्ली में पूरी तरह से उसके वोट बैंक को कब्जा कर लिया है जी। तो अमरिंदर सिंह को पहली बात तो यह है कि वो आपसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि देखिए अकाली दल वहां शुरू से रहा है, उसका एक ट्रेडिशनल वोट बैंक है। बीजेपी 3 सीट दिल्ली में पाने के बावजूद अगर उसका वोट परसेंट आप देखिए तो अच्छा खासा दिल्ली में रहा है। तो अकाली दल कोई खत्म नहीं होने वाला है, अकाली दल तो एक फैक्टर रहेगा। सवाल इस बात का है कि जो आपसे इनकी लड़ाई होगी, आप कितना डेंट करती है और वो किसका डेंट करती है। ऑब्वियस है कि वो कांग्रेस का ज्यादा लेती है या बीजेपी का ज्यादा लेती है। तो अमित शाह जो भी करेंगे स्ट्रेटजी देखिए इसी रूप में होती है कि क्या कर सकते हैं। बीजेपी की साख वहां खराब नहीं है, लेकिन एक जैसे रहीम का है ना कि वो केर बेर को संग, अब वो अकाली दल चूंकि सत्ता में है और बीजेपी उसके साथ रही है, नो डाउट। तो अब अकाली दल की एंटी इनकम्बेंसी, मैं वही फिर कह रहा हूं, वो कितना बड़ा एक असर पड़ता है, केंद्र की नीतियों ने कितना उसको ठंडा किया है, और जो आने वाले फैक्टर है, आप पार्टी किस हद तक कांग्रेस के वोट बैंक को छीनती है, उस पर काफी कुछ चीजें निर्भर करेंगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे तो चुनावी महासंग्राम में बात करेंगे गोवा की चुनावी सियासत की। सालों का साथ हम समझते हैं देश को बेहतर और देशवासियों की जरूरतों का रखते हैं ख्याल। LIC दे रहा है भारत को उड़ान की एक नई उमंग। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। K से किसान हो या M से माइनिंग, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP Lubricants, A to Z आपके काम आते हैं। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। I से इंडिया की रेल या J से जहाज,
सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP Lubricants, A to Z आपके काम आते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। कल भी शेयर मार्केट 300 पॉइंट से डाउन। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपके पास एक भी शेयर है क्या? लेकिन किसी का तो नुकसान हुआ ना। गया, ये भी गया। क्या होने वाला है इंडिया का? अरे पापा, ये 5 साल पुराना मैच है, ये जीत चुके थे हम। क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? अरे गलती तो गलती है ना। मिसेस गुप्ता की बेटी की शादी हो गई क्या? तुम्हारी बेटी की हो गई ना, खुश रहो। अरे अब दूसरी टेंशन के लिए टाइम तो होगा ही, क्योंकि डिजिटल इंडिया के जीवन प्रमाण पोर्टल से हर साल बिना टेंशन घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र पाना हो गया है एकदम आसान। तो अब पेंशन के लिए नो टेंशन। और ब्रेक के बाद अब चलते हैं गोवा। भले ही विधानसभा सीटें यहाँ देश में सबसे कम हैं, यानी यहाँ विधानसभा की सिर्फ 40 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन राजनीतिक दांव पेंच और उथल पुथल के ये दूसरे राज्यों से कतई भी कम नहीं है। चुनाव की आहट होते ही रूठने मनाने, नया बदलने और नई पार्टियों में दावेदारी का माहौल में गर्माहट देखी जा रही है। और अगर बात की जाए भाजपा से नाराज बागियों ने गोवा सुरक्षा मंच तैयार किया है, तो वहीं कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर कई खेमे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। राजनीतिक गहमी में कई नवेली आपकी उम्मीदें भी परवान चढ़ती नजर आ रही हैं। बात होगी सभी प्रकार की चीजें, लेकिन अगर हम 2012 के गोवा के विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें, अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से भाजपा ने वहां पे 21 सीटों को जीता था, तो वहां कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के तौर पर महज 9 सीटों में सिमट के रह गई थी। तो ये 2012 में एक तरीके से भाजपा की वहां पे सरकार बनी थी। और 2014 तक किस प्रकार का परिवर्तन आया? 2014 के लोकसभा चुनाव में वहां पे महज 2 सीटें थी, जो कि दोनों ही सीटें भाजपा के खाते में गई और ये कांग्रेस वहां पर 0 पर सिमट गई। 2 लोकसभा की सीटों को गोवा जो था वो भाजपा के खाते में गई और कांग्रेस को वहां पर कोई सीट नहीं मिली। वहां पे दावेदारी रखने वाली एनसीपी के खाते में भी कुछ नहीं गया और अन्य के पास भी कुछ नहीं गया। तो एक तरीके से ये अपने आप में सियासी तस्वीर 2012-2014 के लिहाज से है। और उपासना जी, आपको लगता है कि अगर जो 2012 की एक जीत थी, क्या वो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं लक्ष्मीकांत पार्सेकर साहब, वो उस विजय चीज को आगे बढ़ा पाएंगे? क्या उनके नेतृत्व में, क्या उनके अभी तक के कार्यकाल में वो चीजें रही हैं जिसके दम पे अब दावेदारी पेश कर सकती है बीजेपी? देखिए, उनका कार्यकाल तो थोड़ा ही है। मनोहर पर्रिकर का कार्यकाल बड़ा है और मनोहर पर्रिकर दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। और ये जो सरकार है भाजपा की, इसमें महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी 3 सदस्य हैं, जिसमें से 2 मंत्री थे, दोनों भाई हैं। दोनों को अभी हाल में निकाला है उन्होंने अपने सरकार से, क्योंकि उनमें से एक भाई मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जाहिर कर रहे थे चुनाव से ठीक पहले। सुधीन खनविलकर जो हैं, तो चुनाव से ठीक पहले तो उनको निकाल दिया। और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी जो वहां पर लगातार 11 वर्ष तक राज कर चुकी है, दयानंद बांदोडकर और शशिकला काकोडकर, पिता और पुत्री का लगातार राज्य रहा है। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी गोवा में रहने वाले जो मराठी भाषी हैं, जो गोवानी हैं, गोवा के मूल निवासी है, उनका नेतृत्व, उनका प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी कभी हुआ करती थी। मराठी के लिए, गोवानी भाषा के लिए लड़ने वाली पार्टी हुआ करती थी। उसकी ये हालत है कि 3 सदस्य हैं, लेकिन उनका गठबंधन है और संभवतः भाजपा के साथ बना रहेगा। अब चैलेंज की बात करते हैं कि जो लक्ष्मीकांत पार्सेकर के नेतृत्व में मनोहर पर्रिकर केंद्र में आ गए, लेकिन गोवा में सामान्य धारणा है, अभी मनोहर पर्रिकर वहां गए थे, जो अभी रक्षा मंत्री है लक्ष्मीकांत पार्सेकर से उनकी बात हुई है और गोवा वो जाते रहते हैं। और गोवा की जो भाजपा की यूनिट है, वो चूंकि वो पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनसे सलाह मशविरा करती रहती। भाजपा के लिए एक नया चैलेंज जो है सुभाष वेलिंगकर की और गोवा सुरक्षा मंच जो भाषा आंदोलन के मुख्यतः प्रणेता है, तो उनके रूप में उनको मिला है, जो कि निश्चित रूप से सुभाष वेलिंगकर की जो लड़ाई है वो सिद्धांत के आधार पर कम दिखाई देती है, वो व्यक्तिगत आधार पर ज्यादा दिखाई देती है, जो कि वो मनोहर पर्रिकर का नाम लेकर बार बार और बयान जारी करते हैं। हालांकि वो शैक्षणिक क्षेत्र के एक बड़े दिग्गज आदमी है, सामाजिक प्रतिष्ठा उनकी समाज में बहुत है सुभाष वेलिंगकर के लिए, कि लेकिन उन्होंने एक चैलेंज तो उपस्थित किया हुआ है
हालांकि वो अकेले अपने दम पे गोवा में भाजपा को चुनौती दे पाएंगे ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी से गठबंधन की कोशिश की, अभी भी चल रही है। शिवसेना के साथ गठबंधन की कोशिश हुई है और शिवसेना ने मोटे तौर पर यह सहमति दे दी है कि वो भाजपा के विरोध में और गोवा सुरक्षा मंच के साथ लड़ेगी। जी। एक आध दो और छोटी मोटी पार्टियां, गोवा बड़ा हौच-पौच मामला है, पैसे का बड़ा उपयोग होता है वहां पर, और अभी चुनाव आयुक्त वहां गए थे और उनको उम्मीद है कि नोटबंदी से पैसे का प्रभाव वहां पर कम होने वाला है। चर्चिल अलेमाओ है, वो कांग्रेस में है, वो कहते हैं कि कांग्रेस को गोवा महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी से हाथ नहीं मिलाने चाहिए, बना दिए तो हम बाहर हो जाएंगे। तो एक जो गोवानी क्रिश्चियन है उनका एक अलग फैक्टर है। लेकिन अभी की जो स्थिति है, बात यह है कि जब से भाजपा की सरकार वहां पर है तो जो विकास के काम मनोहर पर्रिकर के पहले मुख्यमंत्री काल में शुरू हुए थे और जो बाद में उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर जारी रखे गए, वो जारी रखे गए हैं। लक्ष्मीकांत पार्सेकर उस तरह के हाई प्रोफाइल नेता भले ही नहीं है, लेकिन उन्होंने वो काम जारी रखे हैं। खनन घोटाला गोवा का एक बड़ा घोटाला रहा है। कैसीनोज का रोल बड़ा एक रोल वहां की राजनीति में, सामाजिक जीवन में होता है, चुनाव में भी होता है। तो उसको रोकने की बराबर कोशिश की गई है। खनन घोटाले पर जो राज्य सरकार को कदम उठाए जाने चाहिए थे वो उठाए हैं उन्होंने। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो एंटी इनकम्बेंसी इस सरकार के खिलाफ ज्यादा नहीं है। सुभाष वेलिंगकर सिर्फ मराठी भाषी स्कूलों को और अनुदान देने की जो लड़ाई पहले से लड़ रहे हैं, आज से नहीं लड़ रहे हैं। अगर उस मुद्दे पर वो बहुत बड़ा जनमत जुटा पाएंगे, क्योंकि देखिए जो शिक्षा का मामला है, शिक्षा का मुद्दा है, उसको राजनीति में बदलना और वोटों के रूप में बदलना आसान काम नहीं है। मुझे लगता है कि वो अगर लड़ाई अपनी शैक्षणिक स्तर पर लड़ते, शासकीय स्तर पर लड़ते तो ज्यादा अच्छा होता। जैसे ही वो चुनावी अखाड़े में उतरे हैं और तो एक स्वरूप एक तरीके से स्वरूप बदल गया। उससे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति की जो एक अच्छा काम अब तक कर रहा था, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं शायद कहीं ना कहीं वहां पे हावी होती नहीं। आपको लगता है कि गोवा अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है, लेकिन क्षेत्रीयता भी कहीं ना कहीं हावी है। लोग अपनी उस पहचान को बरकरार रखना चाहते हैं। भले ही छोटा सा राज्य है, 40 विधानसभा सीटें, लेकिन अपने आप में कंट्राडिक्शन कई प्रकार के। आप किस तरह से देखते हैं चुनाव? देखिए है गोवा, लेकिन मैं एक चीज बताऊं आपको, जैसा जगदीश जी कह रहे थे, बात वही है कि गोवा उतना संकुचित या सिर्फ इतना नहीं है। पहचान देखिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए एक जागरूक रहना एक अलग चीज होती है, लेकिन उसके लिए कर्मकांडी और एक हठधर्मी हो जाना वो दूसरी बात होती है कि बाकी सारी स्टेट, गोवा में ऐसा नहीं है। दूसरा, जैसा इन्होंने कहा कि देखिए मनोहर जी ने वहाँ, मनोहर जी की छवि कुछ उन मुख्यमंत्रियों में होती थी जो इतना ईमानदार कि शाम को सब्जी लेने मार्केट में चला जाए। बहुत कम लोगों की ऐसी रही है, बहुत सादगीपूर्ण तरीके की पहचान है। तो एक जो उन्होंने एक छोड़ा है, और जैसा कि उन्हीं के बनाए, जैसा जगदीश जी ने कहा कि उन्हीं की तमाम नीतियों को वर्तमान मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ाया है। तो एंटी इनकम्बेंसी का वो फैक्टर मुझे नहीं लगता है गोवा में है जो बाकी जगहों पर आप देख रहे हैं, कहीं से लगता नहीं है। हालांकि अब जैसे आप पार्टी क्लेम करते ही है, जैसा उसका है कि हमें गोवा में बहुत हमारे चांसेस हैं, तो मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे अब कांग्रेस 2014 के बाद से कांग्रेस की जो स्थिति हो चुकी है कि वो अगर कहीं रिवाइव करती है किसी भी रूप में तो एक अच्छी बात है उसके लिए, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है। अगर मैक्सिमम कोई संभावना थी तो वो पंजाब की, जिस पर अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप पार्टी कितना फैक्टर करेगी, तो बीजेपी को जहां जहां बीजेपी की सरकार है उनको ये डिपेंड करेगा कि जो अपोजिशन का वोट था, जो ट्रेडिशनल रूप से एक दूसरी पार्टी को जाता था, उसमें कितने और नए वो लोग आ रहे हैं और किसका वोट कटता है। तो इसलिए गोवा का भी, हालांकि बहुत छोटा स्टेट है, लेकिन दावे जिस तरह से लोग कर रहे हैं, आप पार्टी भी उसमें कह रहे हैं कि हम गोवा में सरकार बनाने जा रहे हैं और पंजाब में सरकार बनाने जा रहे हैं, आई डोंट नो, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी गोवा में उस तरह से नहीं है जितना बाकी राज्यों में अमूमन होती है उस तरह से। बिल्कुल जगदीश जी, आपसे हम जानेंगे, लेकिन जरा मुद्दों की अगर हम बात करें तो गोवा में इस बार के चुनाव में कौन से ऐसे बड़े संभावित मुद्दे हैं, जरा उनका भी जिक्र कर लेते हैं। अगर मुद्दों के लिहाज से बात की जाए तो खनन उद्योग एक बड़ा समस्या है, पर्यटन के लिहाज से बात की जाए, पर्यावरण की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, ड्रग और भाषाई अस्मिता के लिहाज से भी ये तमाम ऐसी चीजें जो अपने आप में बड़े मुद्दे हैं। जगदीश, आपको लगता है कि खनन उद्योग का जिक्र आपने भी किया कि
पूर्ववर्ती सरकारों पे क्या उनके समय के किए गए कुछ घोटाले, जिनको तथाकथित रूप से कई चीजें सामने आ चुकी हैं पब्लिक डोमेन में, उसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा? निश्चित रूप से कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। देखिए, प्रताप सिंह राणे के नेतृत्व में कांग्रेस की जो सरकार बनी थी, जो शुरू में अल्पमत की सरकार थी और जिसमें बाद में जो है वो विधायक तोड़कर अपना बहुमत हासिल किया, उस पर ही ये सारा दोष आया है। और कुछ मामले शायद उसमें खनन घोटाले में दर्ज भी हुए हैं। प्रताप सिंह राणे के खिलाफ भी एक मामला संभवतः दर्ज हुआ है। तो कांग्रेस इस लड़ाई में मुझे नहीं लगता कहीं है गोवा में जी, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई प्रतिष्ठा वाला और साख वाला नेता नहीं है। और ये जो मुद्दे हैं, खासतौर पे गोवा के लोग क्यों चिंतित है? गोवा के लोग ड्रग को लेकर चिंतित है और गोवा के तटों का जो पर्यावरण नुकसान हो रहा है, खासतौर पे विदेशी कई और कैसीनो चलाने वाले भारतीय साझेदारों के साथ में कई होटल चलाने वाले, रियल्टी के निर्माण उद्योग के क्षेत्र में कई बाहर के लोग आ गए। गोवानियों को लगता है कि गोवा की जो मूल पहचान है वो इन लोगों के आने से समाप्त हो रही है। ड्रग का चलन वहां पर बढ़ा है। इस सरकार ने मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में जो बनी, पहले भी बनी, उन्होंने पहला काम यह किया कि ड्रग का उपयोग कम हो। कैसीनो में जिस तरह से और व्यभिचार के अड्डे कैसीनो कई जगह बन गए, उसको उन्होंने रोका था। तो गोवानी ये चाहता है, गोवानी चाहता है कि उनका जो खुलापन है, जो संस्कृति से बाहर नहीं है, वो वैसे ही रहना चाहिए, वो प्रदूषित नहीं होना चाहिए। तो गोवा का प्रदूषण, गोवा में ड्रग का प्रयोग, ये बड़े मुद्दे हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि चूंकि सुभाष वेलिंगकर गोवा की एक बड़ी हस्ती है, उसके कारण जो भाषा का सवाल है, जो गोवा के बनने से पहले से गोवा में मौजूद है और गोवा के स्वतंत्रता संग्राम के बाद से बढ़ा है, वो मुद्दा इन सब पे प्रमुख हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्यावरण के मुद्दे, खनन के मुद्दे, ड्रग के, नशाखोरी के मुद्दे, कुल मिलाकर गोवानी संस्कृति की शुद्धता के मुद्दे इस चुनाव में बराबर एक अंतरधारा के रूप में काम करेंगे। और जो दल इन मुद्दों के प्रति सिंसियर दिखाई देगा, लोग उसके साथ होंगे। जी, आपको क्या लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी के लिहाज से बात की जगदीश जी, कि दिल्ली से शुरुआत, उसके बाद में फिर पंजाब की बात जाना और सुदूर अब गोवा में, क्या वो वजह उनको नजर आती है आम आदमी पार्टी के लिहाज से कि वो वहां पे अपनी सियासी जमीन तलाशते हैं? देखिए, गोवा में उनको ये लगता है कि गोवा में जिस तरह से बीच के काम में, कार्यकाल में लेन देन का खेल हुआ, सरकारें बनी, बिगड़ी और एक आदमी दिन में इधर था, शाम को उधर चला गया, ये जो आया राम गया राम जो हरियाणा से शुरू हुआ था, वो गोवा तक पहुंच गया। असल में आम आदमी पार्टी के जो धुरंधर लोग हैं, उनको ये लगता है कि ये जो ट्रबल्ड वाटर है, इसमें हम भी अपना और चप्पू चला सकते हैं। गोवा में वो एलियन है, वो बाहरी तत्व है। उनकी सभाएं बड़ी बड़ी हो रही हैं। लोग सुनना चाहते हैं कि केजरीवाल जी जो है वो किस किस को क्या क्या गालियां देते हैं। गोवानियों का मैं मानस बता रहा हूं आपको। तो गोवानी बहुत सेंसिटिव लोग हैं, लेकिन वो मजा लेने के लिए अपने विरोधी की भी बात सुन सकते हैं और बहुत हंसी खुशी सुनते हैं और बड़े मजा लेके सुनते हैं। तो इनको ये भ्रम हो गया कि बड़ी बड़ी सभाओं के रहते हम सरकार बना लेंगे। इनका उद्देश्य भी संभवतः लगता नहीं आम आदमी पार्टी का। उनका निशाना पंजाब में है। पंजाब के अलावा वो कहीं बड़ी ताकत नहीं लगा रहे हैं। सभाएं वहां पर भले ही कर रहे हैं, लेकिन आज नहीं, आज से 10 साल बाद भी आम आदमी पार्टी गोवा में नहीं जा सकती। गोवा में वो बिल्कुल बाहरी पार्टी है, क्योंकि वहां की संस्कृति से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये वहां के मुद्दों की बात भी नहीं करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी, ठीक है, एक चुनावी मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। बिल्कुल, और हर एक को संवैधानिक हक भी है कि आखिर वो जाके अपनी बात रख सके लोगों के बीच में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामकृपाल जी आपका, जगदीश जी आपका। तो आज चुनावी महासंग्राम में हमने बात की पंजाब और गोवा की। जाना आखिर कौन से सियासी मुद्दे हैं जो इस वक्त वहां पे तपिश पैदा करते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक खेमे अपने हिसाब से कौन सी ऐसी बातें हैं जो लोगों के सामने रखते नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन हर चीज पे बारीकी से निगाह रखे हुए और अपना मन बनाएगी तब जब उसको हिस्से में मतदान का वक्त आएगा। तो लेकिन सरकार के गठन होने तक इन तमाम 5 राज्यों की हर वो जरूरी महत्वपूर्ण खबर जो आपके हिस्से के लिए जानना जरूरी है, वो हम आप तक लाते रहेंगे इस खास कार्यक्रम जनादेश 5 प्रदेश में। लेकिन आज बस इतना ही। नमस्कार।